हेलो जेई एस्पिरेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप अपने घरों पर एकदम स्वस्थ हैं, मस्त हैं, बढ़िया से अच्छे से अपने जेई एडवांस्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ओके, आई होप आपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर भी ली होगी। ओके, लेकिन लास्ट टाइम पर आपको कुछ छोटी छोटी चीजें देखनी चाहिए। कुछ और ऐसी चीजें हैं जो आप अगर लास्ट टाइम पर रिवाइज कर लेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिट रहेगा, काफी ज्यादा फायदा रहेगा। अगर हम बात करें जेई मेंस और जेई एडवांस के एग्जाम के बारे में, तो यार जेई मेंस का जो हमारा सेकंड अटेम्प्ट हुआ था वो हुआ था हमारा अप्रैल में। ठीक है, 15 अप्रैल को हमारा लास्ट एग्जाम था। और उसके बाद अब हम बात करें जून के जो ये एग्जाम होगा जेई एडवांस का, ये होने वाला है हमारा 4 जून को। तो लगभग लगभग आपको इसमें 40 to 45 डेज अच्छे से मिल गए हैं। तो इन दिनों में हमने जो भी पढ़ा है वो सब कुछ हमारा एग्जाम का रिजल्ट डिसाइड करने वाला है कि क्या हमें आईआईटी में दाखिला मिल पाएगा या आईआईटी में दाखिला इस बार हमें नहीं मिल पाएगा। ओके, तो आपको यह तो पता होगा कि जेई एडवांस्ड का क्या सिलेबस होता है, क्या क्या चीजें हैं जो जहां से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या क्या वो टॉपिक्स है जिनको अगर मैं बढ़िया से कर लूं तो मेरे अच्छे स्कोर आ जाए। और आपको यह भी ध्यान रखना है कि जेई एडवांस्ड के अंदर मिनिमम कट ऑफ पिछले साल क्या गई थी, तो मुझे यह पता रहेगा मुझे इतने नंबर तो कम से कम लेकर आने हैं, तब जाकर के मुझे आईआईटी में दाखिला मिल पाएगा। ओके, तो आज की वीडियो ये उन सब बच्चों के लिए होने वाली है जो जेई एडवांस का एग्जाम देने वाले हैं 4 जून को। ओके, तो यहां पर मैं आपको यह बताने वाला हूं कि क्या यहां पर जेई एडवांस्ड के एग्जाम पैटर्न में कोई चेंज हुआ है या सिलेबस में कोई चेंज हुआ है, उससे रिलेटेड कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर हम बात करें जेई एडवांस, तो जेई एडवांस के अंदर हम हर बार बोलते हैं कि इसमें एक फिक्स पैटर्न होता है जहां से ही ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। अगर मैं बात करूं केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में अगर मैं बात करूं इनऑर्गेनिक की, तो इनऑर्गेनिक में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इनको बहुत ज्यादा पसंद है। या मैं बात करूं सोल्ट एनालिसिस से बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आते हैं। अगर मैं बात करूं ऑर्गेनिक की, तो एल्डिहाइड कीटोन वाला चैप्टर, एल्कोहल वाला चैप्टर इनको काफी ज्यादा पसंद है। अगर मैं बात करूं फिजिकल केमिस्ट्री में, तो इन्हें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, आयनिक इक्विलिब्रियम, ये वाले टॉपिक्स ज्यादा पसंद होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये उनसे ज्यादातर क्वेश्चंस पूछते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि हमें ओवरऑल सब कंप्लीट करके जाना है। अगर बाई चांस हमारा जो हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाला चैप्टर पढ़कर गए हैं वहां से कोई टफ क्वेश्चन आता है, तो हम किसके भरोसे वहां पर एग्जाम में बढ़िया स्कोर करेंगे। तो आपको पूरा का पूरा सिलेबस अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि क्या क्या यहां पर सिलेबस है जो जेई एडवांस के अंदर आता है। हमने लगभग सारी चीजें कवर कर ली है, लेकिन लास्ट टाइम पर आप क्या करें, कुछ चीजें और रिवाइज कर लें। एक दो फॉर्मूले अगर आप और एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे तो आपका कोई नुकसान नहीं होगा। ओके, आप कुछ नया नहीं पढ़ रहे हैं, आपने जो पढ़ा हुआ है उसको एक बार और स्पेसिफिक कर लेंगे तो आपके लिए लास्ट टाइम पर यह वीडियो काफी ज्यादा फायदेमंद होने वाली है। तो आज हम इन्हीं बातों पर बात करने वाले हैं कि यार मुझे क्या क्या चीजें हैं जो बहुत बढ़िया से कर लेनी चाहिए, क्या मुझे सिलेबस के बारे में आइडिया है, क्या क्या चीजें हैं जो मैंने पढ़ ली, क्या क्या चीजें हैं जो मैंने छोड़ दी। तो आओ उन्हीं के बारे में मैं आपको यहां पर बताने आया हूं। हाँ जी, तो अगर हम बात करें यहां पर रिवाइज्ड सिलेबस जो कि जेई एडवांस का है इस साल का, इसके बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो क्या क्या चीजें हैं जो आपको यहां पर देखने को मिलेगी। तो यार ये है रिवाइज सिलेबस किसका, जेई एडवांस 2023 का। तो इसके बारे में हम यहां पर बात करेंगे, सारी चीजों को, सारी चर्चाओं को अच्छे से समझेंगे, हर एक बात को अच्छे से क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो बात आती है कि इसके अंदर सबसे पहले फिजिक्स। ओके, और ये वाली जो पीडीएफ है बेटा मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी डलवा दूंगा, ये वाली पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में मैं डलवा दूंगा जहां से आप डाउनलोड कर लीजिए इसको। या फिर आप जेई एडवांस 2023 सिलेबस डालेंगे तो उसमें सबसे पहले यही वेबसाइट आएगी जहां से आप ये सिलेबस डाउनलोड कर सकते हो। ओके, तो फिजिक्स के अंदर सबसे पहले जनरल जो बेसिक इंफॉर्मेशन होती है यूनिट एंड डायमेंशन से रिलेटेड, बेसिक मैथमेटिक्स से उनसे रिलेटेड कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको पढ़नी होगी पूरी की पूरी यहां पर। उसके बाद अगला पोर्शन आता है इसमें मैकेनिक्स का। तो मैकेनिक्स में काइनेमेटिक्स इन 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन जो भी है सारी चीजें वो आपको कवर करनी है, बढ़िया से सारी चीजें यहां पर देखनी है। ओके, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डलवा दूंगा। ओके, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो हर एक पार्ट को आपको बढ़िया से करना है, अच्छे से करना है। यहां पर अगर मैं फिजिक्स की बात करूं, थर्मल फिजिक्स, आपको जो जो टॉपिक इसमें दे रखे हैं वो तो आपको बढ़िया से करने ही करने। ऐसा नहीं है कि यार हर बार ना आइडियल गैस वाले पार्ट से ज्यादा क्वेश्चन आता है या कोई एक अच्छा इसका टॉपिक है जहां से ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है हम बाकी टॉपिक ना करें। तो जेई एडवांस का पैटर्न, क्वेश्चंस आने का पैटर्न हर बार बदलता रहता है, इस बात का ध्यान रखें। तो आपको उसी तरीके से आपका वहां पर
टेस्ट इस बात का नहीं होता है कि आपको ये क्वेश्चंस आते हैं या नहीं आते, आपका टेस्ट इस बात का होता है कि आप कितना ज्यादा क्रिएटिव है, कितना ज्यादा एक्स्ट्रा सोच पा रहे हैं। तो ये एग्जाम कुछ इसी तरीका का होता है। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म वाला पोर्शन आप अच्छे से कर लेना, हर एक लो, हर एक फॉर्मूला, एप्लीकेशन उसके अच्छे से ध्यान रखना है। और जब भी क्वेश्चन करो तो ये ध्यान रखो कि वो क्वेश्चन किस टाइप का है, सिंगल चॉइस है, इंटीजर है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपको दिमाग ज्यादा खोल के रखना पड़ेगा। पहला ही ऑप्शन देखते हैं, आपको लग जाए कि ये सही है तो आप बाकी ऑप्शन भी देखें, हर एक चीज को ढंग से एनालाइज करें, अच्छे सारी चीजें क्लियर कर लेंगे। ऑप्टिक्स के बारे में, मॉडर्न फिजिक्स के बारे में, तो ये कुछ पार्ट है जो कि आपको ढंग से देखने हैं, जो कि फिजिक्स के अंदर आते हैं। ऑप्टिक्स मॉडर्न फिजिक्स से थोड़ा कम पोर्शन आता है, लेकिन मैग्नेटिज्म हो गया या फिर काइनेमेटिक्स हो गया, वो वाला पार्ट आपको डेफिनेटली पढ़ करके जाना चाहिए फिजिक्स में। हाँ जी, अगर हम बात करें यहां पर केमिस्ट्री के बारे में, अगर हम बात करें यहां पर केमिस्ट्री के बारे में, तो केमिस्ट्री में अगर मैं बात करूं तो मेन क्या चीजें हैं। सबसे पहले जनरल टॉपिक, जनरल टॉपिक में यार तुम्हें पढ़ना होगा स्टोइकियोमेट्री, मोल कॉन्सेप्ट वाला पार्ट स्टोइकियोमेट्री, वो ढंग से पढ़ के चले जाना, वहां से अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। ओके, स्टेट्स ऑफ मैटर में गैस स्टेट्स और लिक्विड स्टेट्स ऑफ मैटर वाले पार्ट की अगर मैं बात करूं, आइडियल गैस इक्वेशन या फिर वहां पर जो वेलोसिटी होती है अलग अलग, उनके बारे में अच्छे से पढ़ लेना, केटीजी के बारे में, वंडरवॉल गैस इक्वेशन के बारे में अच्छे से, एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर कुछ चीजें होती है जहां से क्वांटम वाला पार्ट है, वहां से अच्छे से क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्वांटम नंबर्स वाला, केमिकल बॉन्डिंग, ये तो आएगा ही आएगा। इसके हर एक पहलू को ढंग से पढ़ लेना, इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं, हर साल थोड़ा घुमा फिरा कर आगे आ जाएंगे। वेव फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा, अच्छा क्वेश्चन आएगा, बढ़िया सा आप कर लोगे। इंटीजर टाइप भी आ सकता है, नॉर्मल ऑप्शन वाले भी आ सकते हैं। पी ब्लॉक इसमें जरूर घुसाएगा वो। केमिकल थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चन आ जाएंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और गिब्स वाला पार्ट आप अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। केमिकल काइनेटिक्स, आयनिक इक्विलिब्रियम, ये वाला पोर्शन, ली चैटलियर प्रिंसिपल के बेसिक एप्लीकेशन आप पढ़कर जाइएगा। ओके, पीएच वैल्यू कैलकुलेट करने का और सॉल्युबिलिटी कोफिशिएंट वाला पार्ट अच्छे से, बफर सोल्यूशन वाला पार्ट अच्छे से कर लीजिएगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में नॉनसेट इक्वेशन आप अच्छे से करके जाइएगा। इधर से अगर हम बात करें फेराडेज लॉ, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। कंडक्टेंस से रिलेटेड छोटी छोटी चीजें, जो छोटे छोटे फॉर्मूले उनको रिवाइज कर लेना आप। ओके, और केमिकल काइनेटिक्स में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, उसके बारे में देखना, और आरएनएस जो कोफिशिएंट होता है उससे रिलेटेड जो आरएनएस इक्वेशन होते हैं उसके बारे में आप अच्छे से पढ़ लेना। ओके, कोलिजन थ्योरी पढ़कर जाना इसमें अच्छे से। सॉलिड स्टेट्स में आप क्या करें, सॉलिड स्टेट वाले चैप्टर में आपको क्या करना है, अच्छे से जो भी आपको यहाँ पर अलग अलग यूनिट सेल्स है उनके बारे में अच्छे से बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। आपको केटाइन और अनाइन का जो रेशो होता है वो आपको पता होना चाहिए, क्या क्या उनके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर हो सकता है, फॉर्मूला अच्छे से। सोल्यूशन वाला चैप्टर, जो जो चीजें इसमें दे रखी है वो सारी चीजें आपको पढ़कर जानी है। सोल्यूशन में हम बात तो करते हैं कि ज्यादा इसका इंपॉर्टेंट पोर्शन है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, या मैं बोलूं यहां पर अणुसंख्यक गुणधर्म, इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है। लेकिन उसके अलावा इसमें राउल्स लॉ, हेनरीज लॉ, इनसे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आए हुए हैं। अब नॉर्मल प्रॉपर्टीज है, उनसे क्वेश्चंस आए हुए, वॉन्टो फैक्टर, वो अच्छे से कर लेना। सरफेस केमिस्ट्री थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप कोलोइड वाला पार्ट, एब्जॉर्प्शन वाला पार्ट, वो अच्छे से क्लियर करके जाइएगा, आपका काम हो जाएगा। हाँ जी, पीरियोडिसिटी मुझे नहीं लगता इससे कोई क्वेश्चन आएगा इतना, क्योंकि जे एडवांस में अगर पूछना होगा तो वो सॉल्ट एनालिसिस, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग, डी एंड एफ ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन से अच्छे से पूछ लेगा, ठीक है। हाइड्रोजन वाला चैप्टर नॉट सो इंपॉर्टेंट, ठीक है। डी एस ब्लॉक के बारे में थोड़ा सा आप उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ लेना, वो काम का है। पी ब्लॉक में आपको हर एक ब्लॉक के बारे में अच्छे से चीजें याद होनी चाहिए, थोड़ी अच्छे से डीप लेवल में नॉलेज होनी चाहिए। डी एंड एफ ब्लॉक में भी आपको सारी उनकी जो जनरल प्रॉपर्टीज है, K2Cr2O7, KMnO4 के बारे में जो बेसिक चीजें दी जाती है उनको आपको अच्छे से करना पड़ेगा। ओके, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके जेई एडवांस्ड के लिए। कम से कम 2 क्वेश्चन इसके आएंगे बेटा, कम से कम 2 क्वेश्चन आएंगे, और दोनों क्वेश्चंस आपसे बनने चाहिए, इस तरीके से आपको इसको पढ़ना है। पिछले सालों के जितने भी टॉपिक्स आपने पढ़े उनको अच्छे से रिवाइज कर लो, अच्छे से उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं उनको अच्छे से सोल्व करो। जेई एडवांस्ड के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं ना, उन क्वेश्चंस को लगा करके आप उनकी थ्योरी को कवर करो, ठीक है। तो लास्ट टाइम पर आपको अच्छे से इन चीजों पर ध्यान देना है।
आइसोलेशन ऑफ मेटल, मेटलर्जी से क्वेश्चन आते हैं भाई। ओके, तो ये चीजें आई होप आपने पढ़ ली होगी। प्रिंसिपल ऑफ क्वालिटेटिव एनालिसिस, सॉल्ट एनालिसिस। सॉल्ट एनालिसिस सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जो कि जेईई एडवांस्ड में पूछा जाता है। आपको जो हमने पूरे साल भर पढ़ाया है उसके अंदर इन चीजों का सबसे ज्यादा वेटेज रहेगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिहाज से, तो ये चीजें तो करनी ही करनी है। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, ठीक है, इसको अगर आप पढ़ना चाहो तो वाटर पोल्यूशन, बीओडी वाला पार्ट और स्मोक वाला पोर्शन आप पढ़ लेना। बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म वाला पोर्शन ध्यान रखिएगा, जीओसी वाला सेक्शन ध्यान रखिएगा, यहां से ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे। रिएक्शन मैकेनिज्म वाला पोर्शन ध्यान रखिएगा, वो बढ़िया लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, उन चीजों को अच्छे से कीजिएगा। हाइड्रोकार्बन में एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, बेंजीन वाला पार्ट, फिनोल वाला पार्ट आपको ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, उनके मैकेनिज्म वाले पोर्शन। ऐसी कोई रिएक्शन नहीं है जो कि आप ना कर सको, सब कर सकते हो। इसके सिलेबस में जो इन्होंने रिएक्शंस दे रखे ना, इस बार तो कम हो चुकी है रिएक्शंस, पहले ज्यादा थी, अलग अलग टाइप के रीअरेंजमेंट थे, बहुत सारे हमें पढ़ने पड़ते थे, लेकिन अब आपके टाइम पे इतना नहीं है। आपके टाइम पे सिलेबस थोड़ा कम हुआ है, रिवाइज हुआ है, तो इसमें थोड़ी बहुत सारी चीजें छोड़ दी गई, हटा दी गई। तो आप फिनोल, एल्किल हैलाइड, एल्कोहल, जो चीजें इसमें दे रखी है उन चीजों पे फोकस कर लो, लास्ट टाइम पर रिवीजन कर लिए, आपके फायदा रहेगा। ओके, ईथर, विलियमसन, सीओ बॉन्ड क्लीवेज किस टाइप से होगा, एल्डिहाइड, कीटोन, इनके बारे में, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइंस, हेलोएरिन्स के बारे में, बायोमोलिक्यूल्स के बारे में, पॉलीमर्स के बारे में, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। तो आप काफी हद तक बहुत सारी चीजें कवर अप कर सकते हो, आपने सब कुछ पढ़ लिया है, ठीक है, क्योंकि 4 तारीख को आपका पेपर है। ओके, तो आपको इन चीजों को अब रिवाइज करना चाहिए। अब आपको कुछ एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी, अलग से कुछ नया नहीं करना है, ये सिलेबस है, इसमें आप क्या कर लो कि ये टिक लगा लो कि हाँ ये चीजें मेरी हो चुकी है, ये बची हुई है, तो उनको रिवीजन कर लो बस। ओके, ये आपका ऑलरेडी पढ़ा हुआ पोर्शन है। ओके, तो आप अच्छे से केमिस्ट्री में इन चीजों को कर लोगे। अभी लास्ट में मैं ये भी बताऊंगा बच्चों कि आपको मिनिमम कितने मार्क्स चाहिए, 2022 में क्या कट ऑफ रही थी और 2023 में कितनी रह सकती है, सब मैं आपको बताऊंगा, तो वो चीज जरूर देखना आप। हाँ, अगला इसी तरीके से मैथमेटिक्स में भी आप देख लेना बेटा, सेट, रिलेशन, फंक्शंस में क्या इंपॉर्टेंट है जो सर ने बताया है, एलजेब्रा वाला, मैट्रिक्स वाला, ये सारी चीजें आप देख सकते हो। ओके, यहां पर आपको मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डलवा दूंगा, वहां से आप इनको देख सकते हो। अब बात आती है कि सर जेईई एडवांस 2023 के अंदर हम एग्जाम में कितना स्कोर लेकर आए, ये हमारे सामने एक बड़ी समस्या है कि मुझे आईआईटी चाहिए, मुझे आईआईटी तो चाहिए किसी भी हाल में। अब जेईई मेंस मैंने क्वालिफाई कर लिया है, लेकिन मैं चाहता हूं जेईई एडवांस्ड के अंदर बढ़िया से बढ़िया स्कोर करना, तो मैं कितने नंबर लेकर आऊं। तो यार अगर मैं बात करूं ना 2022 के बारे में, ठीक है, अगर मैं 2022 के एग्जाम की बात करूं तो जिस जनरल कैटेगरी के बच्चे ने जेईई एडवांस्ड में 360 में से 90 प्लस स्कोर किया था ना, उसको आईआईटी में दाखिला मिल गया था। ये मिनिमम नंबर मार्क्स है बेटा। और फिर जनरल ईडब्ल्यूएस के अंदर ये स्कोर था बेटा 85 प्लस 80, 85 प्लस। ओके, ओबीसी वालों के लिए ये मार्क्स घट करके और कम हो गए थे, ओबीसी वालों के लिए लगभग 75 मार्क्स थे, उससे ज्यादा जिनके आए थे उनको आईआईटी में दाखिला मिल गया था। एससी वालों के लिए ये मार्क्स थे बेटा 50 प्लस, और एसटी वालों के लिए ये मार्क्स थे बेटा 45 प्लस। तो ये मिनिमम क्राइटेरिया था जिन्होंने इतने नंबर लेकर आए अपने कैटेगरी के हिसाब से 360 में से। ओके, तो उन्हें आईआईटी में दाखिला मिल गया। लेकिन ये तो है आपके मिनिमम मार्क्स, ये क्या है, मिनिमम मार्क्स। लेकिन अगर हम मिनिमम मार्क्स के भरोसे ही बैठे रहे तो बेटा हमें अच्छी ब्रांच नहीं मिल पाएगी। हकीकत ये है कि हम आईआईटी में जा तो रहे लेकिन हमें एक अच्छी ब्रांच भी मिले, क्योंकि आगे वाली पूरी लाइफ हमारी इन्हीं के ऊपर बेस्ड रहेगी। ओके, तो पहली बात तो हमें यह है कि आईआईटी में दाखिला मिल जाए, उसके लिए मुझे इतना पेपर तो अटेम्प्ट करना ही होगा। अब अच्छी ब्रांच के लिए क्या करना पड़ेगा, अपने आप को बूस्ट करो। अगर जनरल कैटेगरी वाला बच्चा कोई 90 प्लस नंबर लेकर आ रहा है तो उसका ये तो सिक्योर हो गया कि हाँ हमें आईआईटी में दाखिला मिल गया, हमारे लिए आईआईटी मिल जाएगी, हमें आईआईटी खड़गपुर या आईआईटी रुड़की या आईआईटी कानपुर या आईआईएसएम धनबाद मिल जाए, या फिर आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आप आईआईटी गुवाहाटी ये ला सकते हो।
लेकिन हमें हमारे स्कोर को थोड़ा और बूस्ट करना पड़ेगा, तब जाकर के वो आएगा। अगर जनरल कैंडिडेट यहीं पर 120, 125, 130 नंबर तक लेकर आ जाएगा ना, तो उसको बढ़िया आईआईटी मिल जाएगी। ओके, अच्छे से 130, 140 में तो बढ़िया आईआईटी मिल जाएगी, अच्छी ठीक ठाक ब्रांच मिल जाएगी। ओके, तो ये तो आपका मिनिमम क्राइटेरिया है। अगर आप अच्छी ब्रांच लेना चाहते हो तो जनरल वालों के लिए यार आप जितना ला सको उतना लाने की कोशिश करो, जितना आप ला सकते हो उतना लाने की कोशिश करो। अगर आप जेई एडवांस्ड के अंदर एक चीज मैं आपको और बता दूं, सर मेरी रैंक ना 10,000 के अंदर आ जाए तो मुझे कितना परसेंटेज लाना चाहिए? तो अगर आप जेई एडवांस्ड वाले एग्जाम की बात कर रहे हो, तो अगर जेई एडवांस्ड के अंदर अगर आप 33% स्कोर कर देते हो ना, तो आपकी लेस देन 10,000 रैंक आ जाएगी, जो कि अच्छी रैंक मानी जाती है। इसमें आपको आईआईटी मिल जाएगा अच्छा वाला और बढ़िया ब्रांच मिल जाएगी। और अगर आप यहाँ पर 40% स्कोर करते हो, 40 से 45 के बीच में, तो आपकी लेस देन 5,000 रैंक आ जाएगी, जो कि अच्छी है। ठीक है, इसमें आपको एनआईटी कानपुर बढ़िया, आईआईटी कानपुर बढ़िया बढ़िया आईआईटीज मिल जाएगी। और अगर आपका यही स्कोर 55% के ऊपर रहा, मचा दोगे आप, तो फिर आपकी 1,000 से अंदर रैंक आ जाएगी। वाकई में आप ब्रिलियंट हो, काफी अच्छे हो, आपको आईआईटी दिल्ली या आईआईटी बॉम्बे जैसी अच्छी अच्छी आईआईटीज में दाखिला मिल जाएगा। तो आई होप आप सारी बातें ये समझ पा रहे हैं। आपको मैंने सिलेबस भी बताया है, आपको जो मेहनत करनी थी वो आपने मेहनत करी है। बस एक बार थोड़ा क्विक रिवीजन और कर ले चीजों का, जिससे कि लास्ट टाइम पर होने वाली जो हसल बसल है ना, उससे अपन बच सके और हम बढ़िया से बढ़िया स्कोर कर सके। तो आपको मिनिमम इतना स्कोर तो करना ही करना है। अगर ये नहीं किया तो आप आईआईटी में तो जा ही नहीं पाओगे बेटा। आपको कोशिश करनी है, मुझे इतना पेपर तो अटेम्प्ट करना ही करना है, और ज्यादा इतना करने की कोशिश करो कि मेरा इतना पार्ट तो सही हो, ताकि मेरी अंडर 1,000 रैंक आ जाए। ओके, क्योंकि हमें ये तो लग रहा है कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, या फिर इस वीडियो को देख भी नहीं रहे होंगे, क्योंकि जो एडवांस की तैयारी कर रहा होगा वो अभी कहीं ना कहीं एकांतवास में होगा, पढ़ रहा होगा। लेकिन फिर भी अगर कोई बच्चा इस वीडियो को देख रहा है, तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, अगर आपके बढ़िया, आपका तो ये तो लग ही रहा होगा कि आपको मेरा सिलेक्शन तो हो जाएगा, बस मुझे रैंक चाहिए, रैंक कौन सी आएगी? तो उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, अपने आप को बूस्ट करना पड़ेगा। अगर आप 33%, 40% मार्क्स लेकर आ पा रहे हो, उसको बढ़ाओ। बढ़ाने से क्या होगा कि आपकी रैंक उतनी ऊपर आएगी, बढ़िया से अच्छे से रैंक आएगी आपकी। ओके, अंडर 500, अंडर 200, अंडर 100 अगर आप रैंक लेके आते हो, तो मतलब ब्रिलियंट कैटेगरी के स्टूडेंट्स हो आप, फिर अच्छे कॉलेज में अच्छी ब्रांच आप ही को मिलेगी। ओके, तो आई होप आज का ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा, जिसमें मैंने आपको यही बातें बताई है कि आपके लिए क्या क्या चीजें हैं जो बाकी बच्चों से आप बेहतर कर सकते हो। अब दूसरी बात कि सर इस वीडियो को वो बच्चे भी देख रहे हैं कि सर हमें जेई 2024 की प्रिपरेशन के लिए बताओ। हमने 2023 तो कर लिया, लेकिन जेई 2024 के लिए हम क्या बेस्ट से बेस्ट कर सकते हैं, उसके बारे में आप हमें बताओ। ओके, तो जेई 2024 की तैयारी करने वाले बच्चों को मैं बता दूं बेटा, डाउट नट पर हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए स्टार्ट हो चुका है बेटा जेई का आरंभ बैच। जेई आरंभ बैच हमने स्टार्ट कर दिया है, जिसमें बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी एनरोल हो चुके हैं। तो आप भी आइए, उस बैच को अच्छे से ज्वाइन कीजिए और अपने सपने को पूरा कीजिए। ओके, आपके लिए ही हमने ये प्लेटफॉर्म बनाया है कि हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी बढ़िया से पढ़ सके, अच्छी अच्छी जगह पर जा सके और अच्छे सपने देख सके। वरना हिंदी मीडियम वाला तो यही सोचता है कि यार ये ऊपर वाली पोस्ट अपने लिए है ही नहीं, अपने तो लिए तो नीचे वाली पोस्ट है। हाँ है ना, हम ना इंजीनियर तो नहीं बनेंगे, लेकिन हम पॉलिटेक्निक कर लेते हैं, छोटे मोटे इंजीनियर तो बन ही जाएंगे। ये हिंदी मीडियम वालों की सोच होती है। वो ऊपर वाली चीज को नहीं देखते कि यार ये तो अपने बस की ही नहीं है, ये तो अपनी हैसियत से ही बाहर है। हम आईटीआई कर लेते हैं या पॉलिटेक्निक कर लेते हैं या फिर किसी दूसरे छोटे मोटे प्राइवेट कॉलेज से बीटेक कर लेते हैं, और फिर ना ये इंग्लिश मीडियम वाले हमारे ऊपर राज करते हैं कि यार, और अपना कॉन्फिडेंस कभी बढ़ने ही नहीं देते हैं। ठीक है, कि तुम्हें कुछ नहीं आता है, तुम तो हिंदी मीडियम से पढ़े हो ना, तो तुमने कोई बढ़िया कॉलेज से डिग्री ली है। ओके, तो आपके पास एक मौका है, उस मौके पर बढ़िया से चौका मार सकते हो और आरंभ बैच ज्वाइन कर लो जेई 2024 के लिए।
ताकि आप अच्छे से अपने जेई के एग्जाम के सपने को पूरा कर सकें। अब दूसरी बात बच्चों के सामने ये आ रही होगी, सर अभी मैं 2023 का मैंने एग्जाम दिया है, ठीक है। जो बच्चे 2023 में अपनी 12th को क्लियर किए हैं तो वो कितनी बार जेई मेंस का एग्जाम दे सकते थे? ओके, कुछ बच्चों ने ऐसा होगा, कुछ बच्चे देखो ऐसे बच्चे 2023 में भी जेई मेंस का एग्जाम दे सकते थे, बहुत सौ ने दिया होगा, बहुत सौ ने नहीं दिया होगा। वो 2024 में भी दे सकते हैं, 2025 में भी दे सकते हैं। तो आपके पास 3 साल है जेई मेंस के लिए। जेई मेंस के लिए आपके पास 3 साल है, 12th के साथ 1 साल बाद और 1 साल बाद और। ओके, अगर जेई मेंस क्वालिफाई कर लेते हो आप बेटा, ओके, तो आप जेई एडवांस का एग्जाम दे सकते हो, जेई एडवांस का एग्जाम दे सकते हो। लेकिन जेई एडवांस देने के आपको 2 ही चांस मिलते हैं, एक तो 12th के साथ और एक बार ड्रॉप लेकर के, 2023 और 24। ओके, तो आपके पास ये मौका है, बढ़िया से आप इसको हासिल कर सकते हो और एक बढ़िया कॉलेज से आप अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर सकते हो। और अगर आप वो पढ़ाई आईआईटी से कर रहे हो तो बेटा आईआईटी को तो स्वर्ग बोला जाता है, तो आप निराश नहीं होंगे, अच्छे कॉलेज में जाएंगे, अच्छी आपकी नौकरी लगेगी, आगे चल करके आपकी लाइफ स्टाइल बेहतर रहेगी। ओके, तो यही मेरा कहना था। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी, बढ़िया सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। जय हिंद।